हेलो एंड वेलकम। आज हम एक लफ्ज को समझने की कोशिश करेंगे। ये लफ्ज है स्वराज। हाँ, आजादी की लड़ाई के दौरान ये लफ्ज सबकी जबान पर था, लेकिन इसका मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं था। बिल्कुल। आज हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के दौरान की कहानी पर बात करेंगे। हमारी कोशिश ये समझने की है कि जब 1921 में पूरा देश स्वराज के लिए उठ खड़ा हुआ, तो एक शहर में बैठे लॉयर, अवध के खेत में काम कर रहे किसान और असम के चाय बागान में कैद मजदूर के लिए इस एक लफ्ज के मायने कितने अलग थे। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जनवरी 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ तो ये एक तूफान की तरह फैला। सबने गांधी जी की पुकार पर स्वराज का नारा लगाया। हाँ, लेकिन हर ग्रुप ने इस नारे में अपनी उम्मीदों, अपनी तकलीफों और अपनी आज़ादी का एक अलग ख्वाब देखा। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले शहरों से शुरू करते हैं। ठीक है। मूवमेंट की शुरुआत एक्चुअली शहरों में मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ ही हुई। हजारों स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। एकदम ऐसा लग रहा था मानो ब्रिटिश सिस्टम को ठप करने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। ये एक सिंबॉलिक रिजेक्शन था। बिल्कुल, लोग कह रहे थे कि हम तुम्हारे बनाए सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पर इस बॉयकॉट की तस्वीर में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। आप काउंसिल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? हाँ, ज्यादातर जगहों पर काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट हुआ, लेकिन मद्रास में ऐसा नहीं हुआ। वहां की जस्टिस पार्टी ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया। ये थोड़ा अजीब नहीं है? जब पूरा देश बॉयकॉट कर रहा है तो एक पार्टी इलेक्शंस में क्यों जा रही है? देखिए, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। अच्छा। उनका तर्क ये था कि काउंसिल में जाना ही उनके लिए पावर हासिल करने का एक जरिया है। मतलब उस वक्त के समाज में पावर और पढ़ लिखाई दोनों पर ब्राह्मण्स का दबदबा था। जस्टिस पार्टी को लगा कि अगर वो ये मौका छोड़ देंगे तो वो कभी पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। समझ गया। यानी उनके लिए स्वराज का मतलब पहले अपने ही समाज के अंदर बराबरी हासिल करना था। बिल्कुल। उनका स्ट्रगल नेशनल पॉलिटिकल स्ट्रगल से ज्यादा जरूरी या फौरी था उनके लिए। खैर, इस पॉलिटिकल बॉयकॉट के अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी एक बड़ा असर हुआ था, है ना? हाँ, और वो असर जबरदस्त था। विदेशी चीजों का बॉयकॉट हुआ, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब भी समझा दीजिए। पिकेटिंग मतलब लोग शांति से दुकान के सामने खड़े हो जाते थे ताकि कोई अंदर न जा सके। एक तरह का प्रोटेस्ट। राइट। और विदेशी कपड़ों की होलियां भी जलाई गईं। और ये सिर्फ दिखावा नहीं था, इसने ब्रिटिश इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। इसके कुछ नंबर्स भी हैं शायद। हाँ बिल्कुल, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक साल में 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़े का इंपोर्ट लगभग आधा हो गया। आधा? हाँ, उसकी कीमत 102 करोड़ से गिरकर 57 करोड़ पर आ गई। ये तो एक इकोनॉमिक अर्थक्वेक जैसा था। जरूर। व्यापारियों ने विदेशी माल में ट्रेड करने से, पैसा लगाने से मना कर दिया। और इसका एक पॉजिटिव असर भी हुआ होगा इंडियन इंडस्ट्री पर। हाँ, हुआ। जब विदेशी कपड़े आने बंद हुए तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हथकरघे यानी हैंडलूम्स का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ गया। लेकिन ये जोश ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। अफसोस नहीं, शहरों में मूवमेंट धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। इसके पीछे क्या वजह थी? आइडियलिज्म तो बहुत था, पर प्रैक्टिकलिटी ने शायद लोगों को रोक दिया। बिल्कुल। इसकी दो बड़ी वजह थी। पहली थी खादी। अच्छा, खादी। खादी आजादी का सिंबल तो बन गया, लेकिन वो मिल में बने कपड़े से बहुत बहुत महंगा था। तो गरीब आदमी उसे कैसे खरीदता? वही बात है, वो कब तक विदेशी सस्ते कपड़े का बॉयकॉट कर पाता? और दूसरी वजह? दूसरी वजह थी ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस की कमी। लोगों ने ब्रिटिश स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट सब छोड़ तो दिए, लेकिन उनकी जगह पर इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो थे नहीं। या फिर खड़े होने में बहुत वक्त लग रहा था। बच्चों का साल बर्बाद हो रहा था, टीचर्स के पास नौकरी नहीं थी। तो आखिर में थक हार कर सब वापस लौटने लगे। हाँ, स्टूडेंट्स और टीचर्स सरकारी स्कूल्स में वापस जाने लगे और लॉयर्स भी कोर्ट्स में दिखने लगे। शहरों का तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। तो शहरों में जहां जोश धीमा पड़ रहा था, वहीं देहात में एक अलग ही आग सुलग रही थी। अवध के किसानों की कहानी। हाँ, शहरों से निकलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे गांव में भी फैल गया और अवध में इसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी। यहाँ मूवमेंट को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जो पहले फीजी में एक इंडेंचर्ड लेबरर रह चुके थे। गिरमिटिया मजदूर। हाँ, तो उन्हें शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। अवध में किसानों की लड़ाई अंग्रेजों से बाद में थी, पहले अपने ही तालुकदार और जमींदारों से थी। उनकी मांगे क्या थीं?
बहुत साफ और सीधी मांगे थी। पहला, लगान यानी रेवेन्यू कम किया जाए। दूसरा, बेगार प्रथा खत्म हो। बेगार का मतलब? बेगार मतलब जमींदार के लिए मुफ्त में काम करना बिना किसी तनख्वाह के, एक तरह की गुलामी। इसके खिलाफ उन्होंने अजीब तरीके भी अपनाए, जैसे नाई धोबी बंस। हाँ, उन्होंने लैंडलॉर्ड्स का सोशल बॉयकॉट किया। पंचायतों ने फैसला कर लिया कि कोई भी नाई या धोबी जमींदारों के यहाँ काम नहीं करेगा। कितना प्रैक्टिकल और असरदार तरीका था। बिल्कुल। इसी बीच जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध पहुंचे। उन्होंने लोगों की तकलीफें समझी। और फिर उन्होंने बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर ओद किसान सभा बनाई। हाँ, अक्टूबर तक। और ये इतनी तेजी से फैली कि 1 महीने के अंदर इसकी 300 से ज्यादा ब्रांचेस खुल गई। वाह! अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, कांग्रेस ने इस किसान आंदोलन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। हाँ की, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई। कांग्रेस का पूरा आंदोलन अहिंसा पर टिका था, नॉन वायलेंस। राइट। लेकिन किसानों का गुस्सा और उनकी उम्मीदें जब हद से बढ़ गईं, तो आंदोलन वायलेंट हो गया। अच्छा। लोगों ने तालुकदार और सौदागरों के घरों पर हमले करना शुरू कर दिए। बाजारों में लूटपाट होने लगी। उनके लिए स्वराज का मतलब था जमींदारों से आजादी, लगान से आजादी। बिल्कुल। लेकिन उनका तरीका कांग्रेस के अहिंसक रास्ते से बिल्कुल अलग था। इसलिए कांग्रेस लीडरशिप इससे खुश नहीं थी। तो अवध के किसान एक जाहिर दुश्मन से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी लड़ाई एक अनजान सिस्टम से थी। आप आंध्र प्रदेश की गुडम हिल्स के आदिवासियों की बात कर रहे हैं। उनकी कहानी इससे भी अलग है। वहां क्या हुआ था? में एक मिलिटेंट गुरिल्ला आंदोलन छिड़ गया। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसे कांग्रेस कभी भी अप्रूव नहीं कर सकती थी। इसकी वजह थी अंग्रेजों की फॉरेस्ट पॉलिसी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जंगलों में आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी थी। और आदिवासियों की तो पूरी जिंदगी ही जंगल पर निर्भर थी। एग्जैक्टली। वो अपने पशु नहीं चरा सकते थे, फल या लकड़ी नहीं ले सकते थे। इससे ना सिर्फ उनकी रोजी रोटी छिन गई, बल्कि उनके पारंपरिक अधिकार भी खतरे में पड़ गए। और फिर उन्हें सड़क बनाने के लिए बेगार भी करना पड़ा। हाँ, जब सरकार ने उन्हें मुफ्त में काम करने पर मजबूर किया तो उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का चेहरा बने एक बहुत ही रोचक इंसान, अलूरी सीताराम राजू। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर। हाँ, राजू दावा करते थे कि उनके पास खास शक्तियां हैं। जैसे? वो कहते थे कि वो बिल्कुल सही एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं और उन्हें गोली भी नहीं मार सकती। ऐसी बातों से लोग उन्हें एक अवतार की तरह मानने लगे होंगे। बिल्कुल। लेकिन राजू की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। ये तो अजीब कॉम्बिनेशन है ना? वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से प्रेरणा लेते थे, लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए कहते थे। एक तरफ गांधी जी की बातें और दूसरी तरफ हथियारबंद विद्रोह। यही उनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। उनका मानना था कि इंडिया को आज़ादी सिर्फ बल प्रयोग से यानी फोर्स से मिल सकती है, अहिंसा से नहीं। तो उनके फॉलोअर्स ने क्या किया? उनके निर्देश पर विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अफसरों को मारने की कोशिश की और स्वराज के लिए गेरिला युद्ध जारी रखा। और इसका अंजाम क्या हुआ? आखिर में 1924 में राजू को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन वो उस इलाके के लिए एक फोक हीरो बन गए। ये केस स्टडी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। हाँ बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम्स और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जैसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रीजनल वेरिएशंस क्या थे। तो हमने अब तक 3 अलग-अलग स्वराज देखे, शहरी मिडिल क्लास का, अवध के किसान का और गुडेम के आदिवासियों का। लेकिन एक चौथा ग्रुप ऐसा था जिसके लिए स्वराज का मतलब शायद सबसे बुनियादी था। असम के चाय बागान के मजदूर। उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? उनके लिए स्वराज का मतलब था घर जाना, सिर्फ अपने गांव वापस लौटने की आजादी। आजादी मतलब वो कैद थे? एक तरह से हाँ। उन पर 1859 का इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट लागू होता था। इस कानून के तहत उन्हें बिना परमिशन के चाय के बागान छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी। और परमिशन मिलती नहीं होगी? कभी नहीं। तो जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और गांधी राज के बारे में सुना तो उनके अंदर एक उम्मीद जागी। उन्हें क्या लगा? उनको लगा कि अब गांधी राज आ रहा है और अब सबको अपने अपने गांव में जमीन मिल जाएगी। यही उनका स्वराज था। तो उन्होंने क्या किया?
हजारों मजदूरों ने अथॉरिटीज की बात मानने से इनकार कर दिया, बगान छोड़े और अपने घरों की तरफ पैदल ही चल पड़े। लेकिन वो पहुंच नहीं पाए हैं ना? नहीं, उनकी कहानी का अंत बहुत दुख भरा है। वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए। क्यों? उस वक्त रेलवे और स्टीमर की हड़ताल चल रही थी, तो वो रास्ते में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से पीटा। उनका स्वराज का सपना रास्ते में ही टूट गया। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। उनकी आजादी की लड़ाई तो बस अपने घर लौटने के लिए थे। यही इस पूरी कहानी का सार है। अलग अलग लोगों ने स्वराज लफ्ज को अपनी तकलीफों के आईने में देखा। लेकिन इसमें एक जोड़ने वाली कड़ी जरूर थी। हाँ, जब वो सब गांधी जी का नाम लेते थे या स्वतंत्र भारत का नारा लगाते थे, तो वो अनजाने में ही अपने लोकल संघर्ष को एक पूरे देश की लड़ाई से जोड़ रहे थे। उन्हें लगता था कि वो एक बड़े नेशनल मूवमेंट का हिस्सा हैं। भले ही उनके मकसद अलग थे, लेकिन ये अलग अलग आवाजें और खासकर हिंसा का इस्तेमाल, ये सब एक ऐसी दिशा में जा रहा था जिसे शायद गांधी जी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और फिर फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां क्या हुआ था? वहां एक शांतिपूर्ण जुलूस, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, पुलिस के साथ एक हिंसक झड़प में बदल गया। अच्छा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिस वाले जिंदा जल गए। और जब इस वायलेंस की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची, उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्हें लगा कि देश अभी एक बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। हाँ, उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शहरों में मिडिल क्लास ने बॉयकॉट के जरिए हिस्सा लिया। गांव में किसानों ने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आवाज उठाई। और आदिवासियों और प्लांटेशन वर्कर्स ने स्वराज का मतलब अपनी आजादी से जोड़ा। सबके तरीके और मकसद अलग थे, लेकिन सभी गांधी जी के नाम से एक बड़े नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये सोचने वाली बात है कि जब सबके लिए स्वराज का मतलब इतना अलग अलग था, तो इन सबको एक साथ एक कॉमन स्ट्रगल में लाना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा, न सिर्फ उस वक्त बल्कि आज भी। इसी पर सोचना जरूरी है।